बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम अक्टूबर नवंबर 2014 पेपर 1 वेरिएंट 2। ये है क्वेश्चन नंबर 26 और यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ अक्टूबर नवंबर 14 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 26। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक ए मैट्रिक्स दिखाया हुआ है और एक ए इन्वर्स मैट्रिक्स दिखाया हुआ है। इसमें के की वैल्यू मुझे सबसे पहले फाइंड करनी थी, जो कि ए पार्ट का क्वेश्चन था। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे बेसिकली इसका इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है, सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ कि आपको अगर ए का इन्वर्स फाइंड आप कर लेते हैं तो आपके पास आपको खुद नज़र आ जाएगा के की वैल्यू क्या है। तो आई वॉन्ट यू टू स्पेंड सम टाइम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसका बी पार्ट भी बहुत आसान था, लेकिन द प्रॉब्लम वॉज इन सी पार्ट, जो कि वेरियस टाइम्स थ्रू आउट द पेपर्स रिपीट हुआ है। इसको आप एक दफ़ा समझ लीजिए तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके लिए हमें दोबारा से एक मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को रिविजिट करना पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को कि हमारे पास दो मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका ऑर्डर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ मैट्रिक्स पी एंड आई हैव अ मैट्रिक्स क्यू। मैट्रिक्स पी का ऑर्डर है 1/3 और मैट्रिक्स क्यू का ऑर्डर है 3/2। अगर मैं पी और क्यू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि भाई ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए मुझे इनसाइड वाले नंबर्स को देखना पड़ता है, इनके ऑर्डर के जो इनसाइड वाले नंबर्स हैं। अगर ये दोनों नंबर्स सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। एंड वंस द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल तो मैं आंसर वाला ऑर्डर भी फाइंड कर सकता हूँ। वो इस तरह आ सकता है कि जो मेरे पास पीछे नंबर्स रिमेनिंग रह गए हैं, इन दोनों नंबर्स को मैं अगर आंसर वाली स्पेस में लिख देता हूँ तो मेरे आंसर वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। तो अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। उसने सी पार्ट में कहा है फाइंड द मैट्रिक्स वाई। तो मुझे बेसिकली ये वाई मैट्रिक्स फाइंड करना है, लेकिन वाई मैट्रिक्स फाइंड करने का मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है। मैं वाई का इन्वर्स नहीं ले सकता। उसका रीज़न ये है कि मुझे पता ही नहीं है कि वाई का ऑर्डर क्या है, और अगर मुझे वाई का ऑर्डर पता लग भी जाए तो मैं इनवर्स सिर्फ 2/2 मैट्रिक्स का ले सकता हूं। कैन टेक इनवर्स ऑफ ओनली 2/2 मैट्रिक्स। इसके अलावा कोई और ऑर्डर आ जाएगा तो आप उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ओ लेवल्स में हमारे पास हमारे पास ये लिमिटेशन है ओ लेवल्स सिलेबस के अंदर। तो मैं वापस इस कॉन्सेप्ट को रिविजिट करते हुए, ये स्पेसिफिकली ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है इसको विजिट करते हुए, लेट्स सी कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है। इसके लिए मुझे देखना है कि मेरे पास आंसर वाला मैट्रिक्स जिसमें 6 और 2 लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर है 1 रोज एंड 2 कॉलम्स। और मेरे पास ए वाला मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। मुझे कैसे पता लगा? क्वेश्चन में उसने मुझे मैट्रिक्स ए दिखाया हुआ है जिसका ऑर्डर 2 रोज एंड 2 कॉलम्स मुझे साफ नजर आ रहा है। तो सी पार्ट के अंदर उसने मुझे कहा जब y a के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपके पास 6 और 2 आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि y और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसके बाद आंसर आ रहा है। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि y वाले मैट्रिक्स की जो रो है, y वाले मैट्रिक्स से जो कॉलम है और a वाले मैट्रिक्स से जो कॉलम है, y वाले मैट्रिक्स से जो कॉलम है और a वाले मैट्रिक्स की जो रो है, ये इन साइड वाले जो दो नंबर्स हैं ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब है ये नंबर यहाँ पे सेम है। अगर ये दोनों नंबर सेम होते हैं तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके रेफरेंस के लिए वापस मैं आपको इधर लेकर आता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे ये 3 सेम थे तब आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुई। तो यहाँ पे ये 2 और 2 कॉमन होंगे तभी मल्टीप्लिकेशन होगी ना। इसी तरह आपके पास y का कॉलम तो आ गया, लेकिन y की रो कितनी है? y की रो भी आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दोबारा से वापस आते हैं। अगर आपके पास इनसाइड वाले मैट्रिक्स सेम हो जाते हैं तो जो बाहर वाले मैट्रिक्स हैं वो आंसर का ऑर्डर बना लेते हैं, राइट। तो आंसर वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/2 है। ये 2 तो इधर से आ रहा है और ये 1 यहाँ से आएगा। तो मेरे पास इनफैक्ट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा सा तो मेरे पास y का ऑर्डर आ चुका है, विच इज़ दिस 1/2। तो इस ऑर्डर को यूज़ करते हुए, अच्छा अब मैं इस y वाले मैट्रिक्स को यहाँ पे अलग लिखूंगा और मैं कहूँगा कि जी y वाला मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर 1/2 है। और 1/2 मैट्रिक्स के अंदर इसका मतलब ये है कि 1 रोज एंड
2 कॉलम्स। अब मैं एक ऐसा इमेजिनरी मैट्रिक्स बना लूँगा जिसके अंदर 1 रो और 2 कॉलम्स आ रहे हैं, सपोज विद द वैल्यूज़ ए एंड बी। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर आई हैव 1 रोज एंड 2 कॉलम्स। क्योंकि मेरे पास वाई वाले मैट्रिक्स की वैल्यूज़ नहीं है तो मैंने सपोज कर लिया कि लेट्स से इट इज़ ए एंड बी। अब ये जो ए और बी वैल्यूज़ मैंने लगाई हैं ये मैं वापस अपनी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करूँगा, ए एंड बी, और मैट्रिक्स ए की जगह मैं मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, विच इज़ 3 1 -1 एंड 2। मुझे पता है कि जब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर में जो मैट्रिक्स आता है दैट इज़ 6 एंड 2। तो मैं क्या करूँगा ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं बाकायदा तौर पे सॉल्व करूँगा, ए और बी की टर्म्स में मैट्रिक्स को फाइंड करूँगा। अब दोबारा से देखते हैं मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है रोज इनटू कॉलम्स, यानी पहले वाले मैट्रिक्स की रो चाहिए आपको और सेकंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहले वाले मैट्रिक्स की जो रो है वो सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी। सिंप्लीफाई करते हैं, ए मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ विच इज़ 3a, प्लस b मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ विच इज़ -b। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब उसके बाद इसी रो को मैं सेकंड कॉलम के साथ जाके मल्टीप्लाई करूँगा। पहले मैंने इसी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया था, अब मैं इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ जाके मल्टीप्लाई करूँगा। सिमिलरली जब मैंने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया था तो आंसर स्पेस में आई वाज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली जब मैं इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिएगा आंसर स्पेस में भी आई एम इन फर्स्ट रो बट आई एम मूविंग टूवर्ड सेकंड कॉलम नाउ। तो a मल्टीप्लाई बाय 1 इज a प्लस b मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2b एंड दैट्स इट। इसको मैं फाइनलाइज फॉर्म में लिखता हूँ विच इज दिस, और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 3a माइनस b एंड a प्लस 2b। तो मुझे पता लग गया कि जब मैं मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पर जब मैट्रिक्स y और मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास a और b की टर्म्स में इस तरह का आंसर आ जाता है। बट आई ऑल्सो नो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसका मतलब है कि ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड फाइंड की है दिस साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है दैट इज 6 एंड 2। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इनकी जो सेम प्लेस वैल्यूज़ हैं उनको आपस में इक्वेट कर दूंगा। जैसे 3a माइनस बी को 6 के इक्वल पुट कर दिया और a प्लस 2b को इस 2 के इक्वल पुट कर दिया। तो 3a माइनस b इज इक्वल टू 6 एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं जिनको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ। तो इक्वेशन 1 को यूज करते हुए मैं b को सब्जेक्ट बना लूंगा, और b को सब्जेक्ट बनाने के लिए आई विल यूज b इज इक्वल टू 3a माइनस 6। ये मैंने b को सब्जेक्ट बना लिया। अब ये जो मैंने b को सब्जेक्ट बनाया हुआ है यही वैल्यू मैं वापस अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूंगा। इक्वेशन नंबर 1 में सब्जेक्ट बनाया और सब्जेक्ट बनाने के बाद इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास b की जो वैल्यू है वो 3a माइनस 6 है। इस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एग्जैक्टली एट दिस प्लेस। तो इक्वेशन नंबर 2 की बात करें हम, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b की जगह 3a माइनस 6 इज इक्वल टू 2। बाकी इक्वेशन सेम रहेगी। सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस 2 3 6a माइनस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। दिस इज 7a इक्वल्स 2 प्लस 12, 7a इक्वल्स 14 एंड a इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास एक दफ़ा a की वैल्यू आ गई, तो इस a की वैल्यू को वापस मैं अपनी b की इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करूंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो b की इक्वेशन थी मेरे पास 3a माइनस 6। इस b वाली इक्वेशन में a की जगह 2 पुट करूंगा, -6
और बी मेरे पास आ जाएगा 0। तो मेरे पास इस तरह ए की वैल्यू भी आ गई और बी की वैल्यू भी आ गई। अब वापस जाते हैं अपने मैट्रिक्स वाई के ऊपर। मैट्रिक्स वाई को हमने सपोज किया था एज ए एंड बी। इस वाई मैट्रिक्स की जगह पर ये ए और बी की जो वैल्यूज़ है मैं वापस सब्स्टिट्यूट करूँगा। वाई वाला मैट्रिक्स वाज ए एंड बी। ए और बी की जगह उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए की जगह 2 एंड बी की जगह 0। एंड दिस इज़ इट।